So guys, let's discuss about the changes in pregnancy. So what are the changes you gonna see in pregnancy? So first we'll discuss about the changes that occurs on the face of the pregnant lady. So changes seen on the face. जनरली प्रेगनेंसी में ना फीमेल के फेस पे ब्राउनिश ब्लैकिश पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है. What kind of pigmentation you gonna see? Brownish, blackish pigmentation. ठीक है. मेनली ये कहाँ पे होगी? चीक्स पे होगी, फीमेल के नोज पे होगी और फोरहेड पे होगी. ठीक है. दीज आर द लोकेशन वेयर दिस पिगमेंटेशन अकर. और ये पिगमेंटेशन क्यों होगी? दिस इज ड्यू टू मेलानिन. दिस इज ड्यू टू मेलानिन. ठीक है. इसको हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल्ड इट एज क्लाज्मा और क्लाज्मा ग्रेविडेरम और मिलाज्मा भी बोलते हैं इसको. वी कॉल्ड इट एज क्लाज्मा ग्रेविडेरम और यू कैन कॉल्ड इट एज मिलास्मा, या इसका तीसरा नाम है दैट इज इट इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी मास्क. प्रेगनेंसी मास्क भी हम इसको बोलते हैं. सो गॉट इट. सो जस्ट हाईलाइट दिस. इट इज कॉल्ड एज क्लाज्मा ग्रेविडेरम, इट इज कॉल्ड एज मिलास्मा और इट इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी मास्क. क्यों होगा? मेलानिन की वजह से ब्राउनिश ब्लैकिश पिगमेंटेशन ओवर द चीक्स, नोज एंड फोरहेड यू विल सी. Now let's see the image of this. So this is an image. I hope you clearly appreciate. So basically here the pigmentation you gonna see on the cheeks and face. This is what? This is the melasma. Okay. Now the second changes we gonna see or we gonna study is the breast changes in the female. Now you know in pregnancy there is a increase in breast size. क्या होता है? breast का size जो है वो बढ़ जाता है. There is a increase in breast size. और ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ टू हॉर्मोन्स एंड द नेम ऑफ दोज हॉर्मोन इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. क्या नाम है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. सो दीज आर द टू हॉर्मोन्स दैट कॉजेज द इंक्रीज ऑफ ब्रेस्ट साइज. अब ये जो ईस्ट्रोजन होता है ना, बेसिकली ईस्ट्रोजन क्या कराएगा? डक्ट्स की ग्रोथ करवाएगा. दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डक्टल ग्रोथ. और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिनर ग्रोथ. सो जो एसिनाइज होते हैं उनकी ग्रोथ मेनली बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होती है. सो एसिनर ग्रोथ इज मेनली बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. ये चीजें याद रखनी है. ब्रेस्ट का साइज क्यों इंक्रीज होगा? दो हॉर्मोन्स की वजह से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. ईस्ट्रोजन डक्ट्स का साइज बढ़ाएगा और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? एसिनस का साइज बढ़ाएगा. नाउ दो और हार्मोन आपने याद रखने हैं. फर्स्ट, प्रेगनेंसी के टाइम पे दो चीजें होती हैं. वन इज लैक्टोजेनेसिस एंड अदर इज गैलेक्टोकाइनेसिस. So you should know what these term means. लैक्टोजेनेसिस होती है और दूसरा क्या होता है? गैलेक्टोकाइनेसिस होती है. Now what is the difference between lactogenesis and galactokinesis? ये जो lactogenesis है means lacto मतलब मिल्क और genesis मतलब मिल्क की प्रोडक्शन.
सो जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है या आप कह सकते हो सिंथेसिस होती है मिल्क की, वो किस हार्मोन से होती है? दैट इज प्रोलैक्टिन. सो सिंथेसिस ऑफ मिल्क इज बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन. ग्लैक्टोकाइनेसिस मीन्स जो मिल्क अब बन तो गया, उसकी इजेक्शन भी तो होगी. अब जो इजेक्शन है मिल्क की ब्रेस्ट से वो कैसे होगी? वाया ऑक्सीटोसिन. सो इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इजेक्शन ऑफ मिल्क अकर बाय ऑक्सीटोसिन. So production of milk is by prolactin, whereas ejection of milk is by oxytocin. Got it? Now in pregnant breast you gonna see secondary areola. यहाँ पे क्या होता है? secondary areola होगा. अभी secondary areola क्या है? Now what is this secondary areola? Basically, let me show you the image. So let's see this image. Let's see this image. This is what? Here. This is nipple. This is what? This is nipple. Around this nipple, this dark pigmented zone is called as what? This is called as primary areola. This is what? This is primary areola. This is nipple. Okay. Now, in late trimester of pregnancy, you can say second or third trimester of pregnancy, आप यहाँ पे clearly I hope you guys can appreciate, अगर ये हमारा this is nipple, this is primary areola, अब इस प्राइमरी एरियोला के अराउंड एक और एरिया बन गया है, दिस एरिया जो कि क्या है? डार्क पिगमेंटेड है. दिस एरिया इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एरियोला. द एरिया अराउंड द प्राइमरी एरियोला इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एरियोला. सो लेट मी हाईलाइट this areola I am talking about. ठीक है? This is the secondary areola. Okay? So जो secondary areola है ये क्या है? This is another dark area around the primary areola. So write it down here. Another dark area around प्राइमरी एरियोला. ठीक है? और ये जनरली कब अपीयर होगा? दिस विल अपीयर अराउंड 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. सो दिस डेवलप अराउंड 16th वीक ऑफ pregnancy. So let's label it. So basically ये हमने बोला this is the nipple, this is the primary areola nipple and this area is the secondary areola. अब इस क्या होता है प्रेगनेंसी में? You will see. Can you clearly appreciate these small dots? Can you appreciate these small dots? These are what? These are the Montgomery tubercles. These are what? These are the Montgomery tubercles. I will show you one more image where you can appreciate these tubercles clearly. So these bumps, can you appreciate these bumps? These are the Montgomery tubercles.
सो जनरली ये जो ट्यूबरकल्स हैं ये प्रेग्नेंट फीमेल में प्रेजेंट होंगे, नॉन प्रेग्नेंट में दीज आर एब्सेंट। नाउ ये ट्यूबरकल्स क्यों आते हैं, व्हाई दीज मोनोकोमेरी ट्यूबरकल्स अपेयर? Generally, these are the hypertrophied sebaceous gland. These are what? These are the hypertrophied sebaceous gland. ठीक है, एंड कहाँ पे प्रेजेंट है ये? As you can see, these are present at alveolar. These are present at areolar margins. Okay. Now the next thing you gonna see in the pregnant breast is colostrum secretion. So colostrum secretion. Generally, this colostrum secretions will starts around 12 weeks. 12 weeks पे ये colostrum की secretion जो है शुरू हो जाती है. When a pregnant female squeeze her breast, तो ये आप clearly appreciate कर पाओगे. colostrum क्या होता है? This is a dirty color liquid and that contains the immunoglobulins. Okay, mainly कौन सी होती है? IgA is present in the colostrum. Now, what are the abdominal changes you gonna see in a pregnant female? So, abdomen पे क्या क्या changes आपको देखने को मिलेंगे? So, the first change you gonna notice is that the presence of linea nigra. Linea nigra. इसके नाम से ही क्लियर है, एक ब्लैक कलर की लाइन एब्डोमेन पे अपीयर होगी जिसको हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं. So how you gonna define it? Is a blackish brownish line. This blackish bluish line is present between xiphoid sternum and pubis. So line between xiphy sternum and pubis. So this is the picture of this linea nigra. Can you appreciate this line here? This is the linea nigra. Okay. Now this line is mainly due to what? Due to increase melanin. Because of increased melanin, this line is present between xiphy sternum and pubis symphysis. Okay. Now the second change you're gonna see on the abdomen of a pregnant lady is the stria gravidum. Now what is this stria gravidum? These are the generally stretch marks को भी बोलते हैं हम इनको layman language में. So these are what? These are the curvilinear lines. These are what? Curvilinear lines. Generally ये lower abdomen की ओर ज़्यादा होती हैं, ठीक है? These are more in lower abdomen plus upper thighs पे भी होंगी ये. Okay? और ये क्यों होंगी mainly? These are due to dilation of capillaries in the abdominal wall. So these are due to dilation of capillaries in abdominal wall. Okay. Now after delivery of a baby, this striae gravidum mainly becomes striae albicans. Now why they become albicans? Albicans का मतलब क्या हो? White कलर के हो जाते हैं ये. बट जो striae gravidum होती हैं जनरली रेडिश कलर के होते हैं, ठीक है?
एल्बिकन्स बन जाते हैं ड्यू टू ऑब्लिटरेशन ऑफ कैपिलरीज. ठीक है. नाउ आफ्टर डिलीवरी they will change into what? Into strialbicans. Why they become albicans? Due to obliteration of capillaries. Now let me show you the image of this. So as you can see, this is what? This is a striae gravidum. These are the curvilinear lines. These are called as striae gravidum. Okay, got it? Now let's discuss about the changes that you're gonna see in the vagina of pregnant female. So in pregnant lady, the color of vagina changes, the color changes and it becomes what? It becomes bluish violet. It becomes bluish violet in color. ठीक है. Second change you can see in the vagina of pregnant female that the number of normal bacilli, that is borderline bacilli or lactobacilli, it generally increases. So it increases, there is an increase in number of borderline bacilli. Okay, the number increases. Why it increases? Mainly due to estrogen predominance. Due to increase of estrogen, this borderline bacilli increases in number. After that, if we talk about the pH, this will be most acidic, that is of 3.5. pH कितना हो जाएगा? Acidic हो जाएगा, that is around 3.5. Okay. Now let's see this bluish coloration of vagina. So can you clearly appreciate here? The color is becoming the bluish violet. Okay. Bluish violet coloration of vagina is seen. And this sign, this has a name. This is called as Chadwick sign. This is called as Chadwick sign. Okay? This is a Chadwick sign of pregnancy. So write it down here also. This is the Chadwick's sign. Got it? Now, what are the weight gain? What are the weight changes you're gonna see in this pregnant female? So let's talk about the weight changes. So there will be wide range of the weight change. Usually the mean weight change or weight gain, mean weight change is around 11 to 12 kg. ठीक है, कितना होना चाहिए? 11 से 12 kg हम आइडियल वेट गेन मानते हैं प्रेगनेंसी में. अब फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर, इनमें पर्टिकुलरली कितना चेंज होना चाहिए? विल डिस्कस नाउ. सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ट्रिमेस्टर, तो कितना वेट गेन होना चाहिए फीमेल में? अराउंड 1 kg वेट गेन इज अ normal or appropriate. It can be 2, 3, 4, 5, 6 anything, but mean at least 1 kg तो gain होना ही चाहिए फर्स्ट ट्रिमेस्टर में. ठीक है. If we talk about second
trimester. So what is the ideal weight gain? So in second it is around 5 to 6 kg. 5 to 6 kg is a ideal weight gain for second trimester. And same if we talk about the third trimester, what are the weight gain you are suspecting? That is same, that is 5 to 6 kg. ठीक है. So net weight gain अगर हम देखें, if you ask what is a net weight gain, तो around 5 to 6 kg will be there. ठीक है, 5 to 6 is a net weight gain. Now generally प्रेगनेंसी में वाटर रिटेंशन भी होती है, तो टोटल वाटर रिटेंशन कितनी होनी चाहिए? सो व्हाट इज अ टोटल? It is a total water retention. So approximately 6.5 liters is okay. और अगर हम BMR की बात करें तो कितना इंक्रीज होना चाहिए? What should be the increase in BMR? That is 10 to 20% increase is appropriate. Okay. So normally जो प्रेगनेंसी है, दिस इज ऑल्सो अ स्टेट जहाँ पे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं थ्रोम्बोसिस के, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में. सो इफ वी टॉक अबाउट द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, तो इट इंक्रीजेस, देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस इन प्रेगनेंसी. क्यों ज़्यादा रिस्क होते हैं? बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि हमारा लिवर ज़्यादा काम करेगा. ठीक है, ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस, और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी लिवर में ही बनते हैं. ठीक है. देन अगर हम बात करें डायबिटीज़ के रिस्क की, सो ये भी इंक्रीज होएगा. देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इन प्रेगनेंसी. क्यों? ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस. और नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस? दैट इज HPL. Now this HPL is what? This is human placental lactogen. So this hormone is responsible for causing diabetes in a pregnant female. Now, so generally क्या होता है प्रेगनेंसी में? एडिमा भी हो सकता है. इट इज नॉर्मल. ठीक है. अब हाउ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट वेदर दिस एडिमा विच इज अपेयरिंग इज नॉर्मल और एबनॉर्मल. सो उसके लिए अगर ये एडिमा विद इन 12 आवर्स ऑफ रेस्ट दिस एडिमा डिसअपियर, देन दिस इज अ फिजियोलॉजिकल एडिमा. अगर 12 घंटे रेस्ट करने से एडिमा चला गया तो ये क्या था? फिजियोलॉजिकल था, मेनली वाटर रिटेंशन की वजह से, या फिर आप कह सकते हो जब इलियक वेन्स की कंप्रेशन से ये एडिमा आया. ठीक है. सो इफ दिस एडिमा disappears within 12 hours of rest, it is called as physiological edema. ओके. और ये एडिमा क्यों आया? ड्यू टू water retention, or you can say due to the compression of iliac veins. Okay. Now the best clinical assessment of gestational age you can do via what? You can do via fundal height. So fundal height क्या है? It is the best way to assess the gestational age. Fundal height
best way to assess the gestational age. Next, you can also assess the gestational age by USG. बट अगर आपसे पूछे बेस्ट वे टू असेस द जेस्टेशनल एज क्लिनिकली, तो दैट इज फंडल हाइट, एंड बेस्ट मेथड ओवरऑल पूछे तो ऑब्वियसली इट इज अल्ट्रासाउंड. नाउ सी, this is the fundus of a female. ठीक है, this is a fundus of the female. Here this is the pubic symphysis. This point I am drawing, this is a pubic symphysis. So when the pregnancy is at pubic symphysis, then it is of 12 weeks. So 12 वीक पे प्रेगनेंसी कहाँ पे होगी? So it will be at pubic symphysis. Got it? Now at this age, at 12 weeks, now you can palpate the uterus. So if they ask you uterus is just palpate, so what is your answer? That is at 12 weeks. So uterus is just palpable at 12 weeks. Okay. Now at 16 weeks, this pregnancy will reach at what way? It is between the umbilicus and pubic symphysis. So it is at midway between umbilicus and pubis symphysis. Okay. Now here is your umbilicus I am drawing. This is what? This is umbilicus. Here was the pubic symphysis. So if the pregnancy is somewhat here, we called it as a 16 week of pregnancy. That is 16 week of pregnancy. Now at 20 weeks, this pregnancy is just at the lower border of umbilicus, at lower border of umbilicus. So it should be at this point. This is of 20 weeks and here this is for 16 weeks. Got it? Now at 24 weeks, this pregnancy will be at what level? At upper border of umbilicus. So it will be at upper border of umbilicus. Okay, so it should be somewhat here. This is 24 weeks of pregnancy. Now next is 26 weeks of pregnancy. Then you can palpate it at what level? Now at 26 weeks, this pregnancy will reach at the junction of 1/3 from umbilicus and 2/3 from Ziffy sternum. So ये कहाँ पहुँच जाएगी? At junction of 1/3 of umbilicus and 2/3 of Ziffy sternum. Now
इफ दिस इज अ जिफिस्टर्नम पॉइंट, सो ये कहाँ पे होगी ये प्रेगनेंसी, यहाँ से अम्बेलिकस से 1/3 and 2/3 from जिफिस्टर्नम. So it will be somewhat here, that is 26 weeks pregnancy. Okay. Now after 26 weeks, at 32 weeks, this pregnancy is 2/3 from umbilicus now and 1/3 from जिफिस्टर्नम. अभी थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है. कैसे? एट जंक्शन ऑफ 2/3 ऑफ अम्बिलिकस एंड 1/3 ऑफ जिफिस्टर्नम. इसको कैसे समझाएंगे? सी, दिस इज द 32 weeks of pregnancy, so it will be 1/3 from जिफिस्टर्नम. Now it will be 2/3 from umbilicus. Okay. And at 36 weeks, this pregnancy now reached to the jiffisternum level. So here is what? 36 weeks. So at 36 week, it is at jiffisternum. You can palpate the fundus at jiffisternum level. Now at 40 weeks, what is gonna happen? Again, this pregnancy will come to the level of what? At 32 weeks. 40 weeks में ये किस लेवल पे पहुंच जाएगी? जब ये प्रेगनेंसी 32 वीक्स में थी जहाँ पे, वहीं पे 40 वीक्स पे भी होगी. सो इट विल बी एट 32 वीक्स लेवल. ठीक है. अब जो हेड है ना वो ऑलरेडी पेल्विस पे चला गया है, सो यू कांट पैल्पेट द हेड, सो दैट्स व्हाई it is reduced to the 32 weeks of at the level of 32 weeks of pregnancy. Okay. Now let's discuss about the hematological changes you gonna see. So hematological changes in pregnancy. So what hematological changes you gonna see? So here if we talk about the plasma volume level, so if we talk about plasma volume, so plasma volume is increased in the pregnancy. और ये कब increase होगा? So generally it starts increasing in, repeat, so it starts increasing on 5th week onward. 5th week से ये increase होना शुरू होगा and this will be maximum between 28 to 30 weeks. 28 to 32 weeks it will be maximum and it increase by 40%. 40% increase हो जाएगा by 28 to 32 weeks of pregnancy. Okay. Now if we talk about the RBCs, what happened with RBCs? So RBCs will also increase by 20%. Normally जितना होगा उसका 20% increase होगा RBCs पे. Third is we'll talk about the blood volume. So what is gonna happen to the blood volume? So you will see there is an increase by 30% in blood volume. ठीक है. And अगर 30% increase हुआ blood volume में तो क्या होगा? There will be less RBCs as compared to the blood volume. So यहाँ पे it is called as physiological anemia. We called it as physiological anemia because blood volume ज़्यादा हो गया है. ठीक है. सो एक्चुअल में HB की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट होनी चाहिए? नॉट
लेस देन 11 ग्राम्स, 11 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। बट इसको हमने फिजियोलॉजिकल एनीमिया इसलिए बोला है सी। आरबीसीज में इंक्रीज कितना है 20%, ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीज है 30%। सो बेसिकली it is a anemic stage. Now here WBCs, what happened with the WBCs, they are also increased, ठीक है, they are also increased. And now if we talk about the platelets के लेवल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. Why? Due to hemodilution, so no change is seen, mainly due to hemodilution. Okay, so here you will see the TLC count is 15,000. और अगर हम postpartum TLC count की बात करें तो that will be around 25,000. Okay, now what happens to the iron profile? So here when you see the serum iron level, so this serum iron will be what? This will be decreased. Serum ferritin को क्या होगा? What happens to serum ferritin? This will also decrease. What happens with the reticulocytes here? Reticulocytes, that are the immature RBCs, इनका लेवल क्या होगा? This will also decrease. And if we talk about the total iron binding capacity, तो total iron binding capacity यहाँ पे क्या होगा? इसको बढ़ जाएगी. More total iron binding capacity will be there and transferrin के जो लेवल है वो भी यहाँ पे increase होंगे. This will be also increased. So अगर आयरन प्रोफाइल की हम बात करें, सीरम आयरन कम हो गया, फेरेटिन कम हो गया, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ट्रांसफेरेंस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, एंड रेटिकुलोसाइट्स विल डिक्रीज. और जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे. Except which clotting factor? Exception is there. Except two clotting factors are there. That is, so except 11th and 13th, बाकी सारे clotting factor बढ़ जाएंगे, ठीक है. Now, if we talk about the ratio of albumin to globulins, so ये प्रेगनेंसी में कितनी होती है? It will be 1:1. बट अगर हम एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो देखें इन केस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट तो ये कितनी होती है? जनरली 1.7:1. सो दिस इज अ रेशियो 1:1 is in pregnant females and 1.7:1 is seen in non-pregnant females. Okay. बेसिकली क्या हुआ? प्रेगनेंसी में एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा. एल्ब्यूमिन डिक्रीजेस एंड ग्लोबुलिन increases. Okay. Now if we talk about the serum urea, serum uric acid and serum creatinine, so इन तीनों का लेवल कम हो जाएगा. So serum urea, serum uric acid and serum creatinine, this will basically decreases. Okay, and in pregnancy you will see there is a more sodium retention, but अगर आप सोडियम कंसंट्रेशन देखोगे ना तो that will be decreased. ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, प्रेगनेंसी में यू विल सी सोडियम रिटेंशन, बट what is decrease? Sodium concentration decreases. But अगर हम बात करें total sodium की, so if we talk about total sodium, so this total sodium will increase. सोडियम रिटेंशन ज़्यादा होगी पर सोडियम कंसंट्रेशन कम होगी, पर अगर हम टोटल सोडियम की बात करें तो दैट विल बी increased. Now in pregnancy, you will see the ESR, that is erythrocyte sedimentation rate, and CRP, that is C reactive protein, they will increase. ठीक है, because यहाँ पे क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन होता है उसकी डेपोजिशन हो जाती है. ठीक है, so you will see the ESR will increase and CRP will increase. If we talk about the bleeding time and clotting time, so what is going to happen to this? They remain normal. And if we talk about the antithrombin time, so this will also remain normal. Now let's discuss about the cardiovascular changes that you're gonna see in the pregnancy. So प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो हार्ट है ना वो रोटेट कर जाता है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड. ठीक है, सो दिस हार्ट रोटेट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. ओके, एंड जो एपेक्स बीट होती है, एपेक्स बीट, इसको आप कहाँ फील कर पाओगे? यू कैन फील इट इन 4th intercostal space, and from there 2.5 centimeter, it is 2.5 centimeter left lateral to mid clavicular line, left lateral to mid clavicular line. और यहाँ पे जब इन प्रेगनेंसी आप ECG करोगे तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आपको देखने को मिलेगी. यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट द लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. ओके, जो पल्स रेट है यहाँ पे, पल्स रेट और हार्ट रेट, you will see there is a 5 to 15 beats per minute increase. Okay, and pregnancy में क्या होता है, मेनली जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाती है. there is a increase कार्डियक आउटपुट. और बेसिकली ये कब स्टार्ट होना शुरू होती है? it starts increasing at 5th week of pregnancy, and ये मैक्सिमम होगी at what week? At 28 to 32 weeks. This cardiac output will be maximum. कितना इंक्रीज होगा अब कार्डियक आउटपुट में? अगर हम लेबर के टाइम की बात करें तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 50% एट लेबर, and there is increase in 70%. 70% increase होगा कार्डियक आउटपुट में immediate after delivery. Immediately after delivery. Okay. Now let's talk about the blood pressure changes. सो नॉर्मली ओवरऑल अगर देखें तो बीपी जो है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा प्रेगनेंसी में. अगर हम सिस्टोलिक की बात करें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, सो दिस विल डिक्रीज. डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज, एंड मैक्सिमम जो डिक्रीज होगा ना वो डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ही होता है.
So this decrease and maximum decrease is present in diastolic blood pressure, और जो मीन ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा. सो बेसिकली सब कम हो रहा है, सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, मीन, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग. सो ओवरऑल जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. अगर हम हार्ट साउंड्स की बात करें, सो इफ वी टॉक अबाउट S1, सो S1 क्या होगी, दिस विल बी लाउड विद वाइड स्प्लिटिंग. सो दिस विल बी लाउड विद वाइड स्प्लिटिंग. S2 नॉर्मल रहेगी और S3 नॉर्मली वी कांट hear S3, but here in pregnancy you can easily heard this sound, easily heard. S3 will be present. Now in pregnancy ejection systolic murmurs are present. Ejection systolic murmur present होगी and this will be less than grade 3. ठीक है. Normally grade 2 तक it is physiological, but less than grade 3 is also normal in case of pregnancy. Okay. Here up to grade 2 is physiological. अगर more than 3 होगा तो it will be what, पैथोलॉजिकल. ओके. और इको पे आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, ऑन इकोकार्डियोग्राफी what you will see there is a mild increase in cardiac silhouette plus there will be mild cardiomegaly. Cardiac, and there will be mild cardiomegaly. Okay. After that, what are the respiratory changes you wanna see? So respiratory changes. So here the total lung capacity of this female will decrease. If we talk about the residual volume, this will also decrease. The vital capacity of lung remain what, unaffected. This will be unaffected. What about the respiratory rate? This also remains unaffected. What about the inspiratory capacity? So this inspiratory capacity increases. And what happens to the tidal volume? This tidal volume increases. And in pregnancy, you will see there is a uplifting of diaphragm. Uplifting of diaphragm is there. And ये कितना होगा? That is around 4 centimeter. Okay? अगर हम ट्रांसवर्स डायामीटर की बात करें चेस्ट की तो वो क्या होगा? That is also increased by 2%. So the transverse diameter of chest, that will also increase by 2 centimeter. And if we talk about the chest circumference, so what happens to chest circumference? This will increase by 6 centimeter. And the subcostal angles, these are what? These became 103 degrees in pregnant. Normally ये कितने होते हैं? It is like around 100 to 105. But pregnancy में it will be around 103 degrees. Okay. So if we talk about the subcostal angle, so ये कितना हो जाएगा? It will be around 103 degree in pregnant.
नॉर्मली अगर नॉन प्रेग्नेंट की हम बात करें, नॉन प्रेग्नेंट की, तो कितना होता है सबकोस्टल एंगल? सो इट इज अराउंड 68 डिग्री, ओके। बट प्रेगनेंसी में इट इंक्रीजेस, इट फ्रॉम 100 to 105 की रेंज में ये एंगल होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीनल सिस्टम। Renal system. So here in pregnancy, the glomerular filtration rate, it increases. Here you will see hydronephrosis and hydroureter. What you will see? Hydronephrosis and hydroureter, ठीक है। मेनली ये क्या होगा? दिस विल बी बाइलेटरल, राइट और लेफ्ट किडनी दोनों साइड होगा, पर राइट साइड दे आर मोर देन द लेफ्ट साइड। एंड इन प्रेगनेंसी द रीनल साइज, द किडनी साइज विल increase by 1 centimeter. Renal size increases by 1 centimeter. Now let's talk about the lipid profile. So when we talk about the lipid profile, what you will see, all the parameters like LDL, HDL, cholesterol, the triglycerides, lipoproteins, apolipoproteins, all these things, triglyceride, apoproteins, lipoproteins. So all these things, they will increase. LDL, HDL, cholesterol, triglycerides, lipoproteins, apolipoproteins, all these will increase. If we talk about the GI system, what you will see in the GI system, here there is increase of what? That is gastrointestinal reflux disease, it will increase. Reflex increases. That's why this female is having what? Heartburn. Heartburn is a common complaint in the pregnant female, और इसको हम क्या बोलते हैं? We called it as pyrosis. Pyrosis will be there. Then this female is having constipation, okay. Then there will be more risk of gallstone. There is increased risk of gallbladder stone. Why there is increased risk? Because cholesterol increases and gallstones mainly cholesterol के होते हैं. So these are the cholesterol stones. तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वो gallstones भी बनाएगा. Then there will be more pruritus. Pruritus means severe itching. Pruritus ज़्यादा होगा. अभी क्यों होगा? Due to increased serum bilirubin pigments, ठीक है. Biliary stasis की वजह से ज़्यादा pruritus होगा. So here there is more what? That is serum bilirubin, and this will leads to pruritus gravidum. Leads to pruritus gravidum. Okay. Then how you gonna manage? So drug of choice here is ursodeoxycholic acid you can give. Ursodeoxycholic acid. Okay. Now what are the endocrine changes you will see? Endocrine changes. So mainly if we talk about the growth hormone,
the ACTH, the prolactin and the thyroid. बेसिकली ये जो 3 हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ACTH, प्रोलैक्टिन, दे विल इंक्रीजेस, थायराइड लेवल विल रिमेन नॉर्मल. ठीक है, मेनली ये कौन सा थायराइड है, दिस इज मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट TSH. TSH remains normal. If we talk about the T3 and T4, T3 and T4 levels mainly they will increases. ठीक है, they will increase, and these T3 and T4 will be mounted with the thyroxine binding globulins, will be binding with thyroxine binding globulins. तो थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स का नंबर भी इंक्रीज रहेगा. ठीक है, अगर हम फ्री T3 और फ्री T4 की बात करें, सो व्हाट इज देयर लेवल, दे विल बी नॉर्मल. सो मेनली फ्रॉम हियर दे कैन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट TSH लेवल, about T3 and T4 level, about free T3 and T4 levels. Now if we talk about the FSH and LH hormone, FSH and LH, तो इसका क्या होगा, they will be decreased, they will be decreased. and अगर एड्रीनल के हॉर्मोन्स की बात करें, एड्रीनल के कौन से, एल्डोस्टेरोन की अगर हम बात करें, एल्डोस्टेरोन, तो क्या होगा इसके लेवल को, इट विल इंक्रीजेस. ठीक है, एंड देन देयर इज अ DHEA or DHEAS hormone. So this is what, this is dihydroxyepiandrogen and this is dihydroxyepiandrogen sulfate. इसके लेवल को क्या होगा, this will decreases. So these are the all changes you're gonna see in pregnancy. So I hope you guys like this video. So thanks for watching.